नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के हाथ में होम है, यानी गृह विभाग। गृह विभाग ऐसा विभाग होता है प्रदेश में, सूबे में, अगर कहीं पत्ता भी खड़कता है तो खबर जिसके पास होम होता है, गृह होता है, उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे हो चले हैं भाजपा के लिए कि योगी आदित्यनाथ को भनक नहीं मिलती है, जरा सी भी। और उन्हीं के पार्टी के भीतर उन्हीं के समकक्ष या समानांतर राजनेता बंद कमरों में मुलाकात करते हैं। खेल आगे कैसे बढ़ाया जाए प्लानिंग करते हैं। कानों कान भनक नहीं लगती, बताया नहीं जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश में कम से कम योगी आदित्यनाथ और उनके करीबी अफसर उनको मोदी का उत्तराधिकारी, यानी मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। जो देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने पाल कर बैठा है, वो अपने ही बगल में अपने ही खिलाफ हो रहे खेल को समझने में कैसे नाकाम हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बैठक हुई, उस बैठक के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन कंट्रोल रूम से कहूंगा पहले भाऊ को जोड़ लें, स्क्रीन पर ले आए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भाऊ के पास जाएगी तो कहानी और आगे बढ़ेगी। भाऊ, भाजपा का दफ्तर और मुख्यमंत्री आवास, इन दोनों की दूरी बमुश्किल 1 से सवा किलोमीटर है। भाजपा दफ्तर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये तीनों एक मीटिंग करते हैं सोमवार को। और ये मीटिंग गुप्त इस कदर थी कि बंद कमरे में मीटिंग की गई। भाजपा के दफ्तर में बंद कमरे में ये तीनों नेता मिलते हैं, लेकिन सूबे के मुखिया को कानों कान खबर नहीं होती है, इनवाइट करना तो बहुत दूर की बात। आखिर उत्तर प्रदेश को लेकर के ऐसी कौन सी सियासी रणनीति पर काम हो रहा है जिसमें योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति जरूरी नहीं है, जो आपका उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा है, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की अगुवाई कर रहा है, भाजपा की सरकार की अगुवाई कर रहा है, जिसके नाम पर भाजपा चुनाव में जाती है या पिछली बार गई थी। ऐसी कौन सी रणनीति पर काम हो सकता है कि बिना योगी आदित्यनाथ को बुलाए, बिना बताए, बंद कमरे में बैठक की जरूरत पड़ी? सबसे पहला तो यही सवाल है। इसके बाद अगला सवाल और महत्वपूर्ण होगा, इस खेला में अब कितने लोग शामिल हो चुके हैं कि जिले जिले में योगी आदित्यनाथ के सामने ऐसे सवाल खड़े हो जा रहे हैं जिन सवालों का जवाब देने में योगी आदित्यनाथ अक्षम महसूस कर रहे हैं, या वहां पर उनका सर झुक जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आखिर कैसी रणनीति बगैर योगी के? देखिए आशीष भाई, ये कोई रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। योगी हटाओ, ये एक प्लान है। किसी भी हालत में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना है। उसके लिए हमने देखा कि 2014 से ही वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में थे, वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे और दिल्ली के दोनों गुजरातियों के वो राह के कांटे थे। क्योंकि एक ऐसा प्रदेश है, सबसे बड़ा सूबा, देश का 80 सीटें देता है लोकसभा की, और 400 से ज्यादा जहां विधानसभा की सीटें हैं, वहां का मुख्यमंत्री ही इनके हाथ में नहीं है। पूरे देश में जहां जहां भाजपा है या डबल इंजन की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री इनके रबर स्टैंप है। तो ये कांटा दिल में बहुत दिनों से चुभा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है। अब जब आपादा में वो अवसर ढूंढ रहे ये लोग, जब लोकसभा में बुरी तरह से हार हुई, तो इसका ठीकरा कहीं ना कहीं उसके सर पे फूटने का प्रयास किया, वो भी फेल हुआ। फिर वो 4 से 40 लोगों का टास्क फोर्स आ गया, वो भी फेल हो गया। बहुत सारी चीज करने के बाद भी योगी अपने जगह पे टिके हुए हैं। ऐसे में योगी की यही 2 पावर सेंटर क्रिएट करें या ऐसी स्थिति लाए, इतना योगी को अपमानित करे कि योगी स्वयं इस्तीफा देके जाए। लेकिन योगी जी ने भी तय किया है, क्योंकि मेरी बहुत पुख्ता सूचना है, योगी जी ने किसी से बात करते हुए ये कहा, ये लोग चाहते मैं इस्तीफा दूं, और लेकिन मैं इस्तीफा दूंगा नहीं। मैं इंतजार करूंगा ये मुझे निकालते कैसे है। और पेच यहीं फंसा है, वो योगी जी को निकाल नहीं पा रहे और योगी जी जा नहीं पा रहे। तो ये अपमान करने का एक तरीका है
कि योगी जी का ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर अब कैबिनेट की बैठक बुलाने लगा है। सवाल ये है कि कोई उप मुख्यमंत्री पद संवैधानिक है ही नहीं। जब वो शपथ लेता है, वो एक मंत्री की लेता है, कैबिनेट मंत्री की। उप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ये जो है, ये जुगाड़ सिस्टम है। आपने एक उप मुख्यमंत्री बना के दिया, लेकिन उसके सारे अधिकार मुख्यमंत्री के ही होते हैं, मतलब मंत्री के ही होते हैं। कैबिनेट मंत्री का। हाँ, और दूसरी बात, ये जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री के, यदि कहीं बाहर विदेश पे चले गए मुख्यमंत्री, तो ये मुख्यमंत्री नॉमिनेट करे वही मंत्री उनका काम देखेगा। ये जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री के एब्सेंट में उप मुख्यमंत्री उनका काम देखेगा। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसा मामला नहीं है। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पोस्ट है, ये संवैधानिक नहीं है, जुगाड़ सिस्टम है। तो आंध्र प्रदेश में तो 6 उप मुख्यमंत्री थे, क्या करोगे आप, किसको चार्ज दोगे? उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री है, दोनों ही कहेंगे कि भाई योगी जी विदेश यात्रा गए तो अब मैं ही मुख्यमंत्री। योगी जी हो सकता है किसी तीसरे आदमी को भी बोले कि आप सीनियर है, आप देख लीजिए। तो ये कुल मिलाकर योगी को अपमानित करने का प्रोसेस है। तो आपने बीच में एक बार अधिकारियों की भी बैठक ली होगी, इसको याद होगा आपको, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी की। चलो, एक मंत्री ने बुलाया, वो डीजीपी इज्जत रख के गए, ठीक है, अपनी जगह पे। लेकिन ऐसा कौन सा क्या कैबिनेट डिसीजन वो ले पाएंगे? इन कैबिनेट मंत्रियों की मंत्रणा भी करके उसका संवैधानिक जगह क्या है उसको? कल यदि उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब ने एक कैबिनेट बैठक बुलाई और उसमें कोई आदेश पारित हुआ, तो वो आदेश क्या मंत्रिमंडल का माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। उसकी उसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यही एक असंवैधानिक है। ये तो घर में चाय पिलाने के लिए बुलाया, उस टाइप की मीटिंग का इसका लोकस स्टैंडी है, मतलब इसका लीगल यदि जगह है तो। लेकिन ये बार-बार उसको अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री के मीटिंग में बुलाने के बाद भी ना जाना, कैबिनेट मंत्री मीटिंग में नहीं जाना। ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ इनको सैक करे, तो ये उसका इश्यू बना है। योगी जी इनको हटाएगा भी नहीं। योगी जी वही उसी पोजीशन पे पड़ा रहने देगा। सरकार मुख्यमंत्री चलाता है, मंत्री उसके सहयोगी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी हेल्प करती है, संविधान के हिसाब से सरकार चले इसके लिए। ये एक ढांचा है। अब उस ढांचे को, मतलब कल अमित शाह एक कैबिनेट बैठक बुला ले, किस अधिकार से बुलाएंगे आप कैबिनेट बैठक? 2-4 कैबिनेट मंत्री को चाय पे बुला सकते हैं आप, 8 कैबिनेट मंत्री को चाय पे बुला सकते हैं, लोग आ भी जाएंगे। लेकिन इसको कैबिनेट बैठक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। एक तो ऐसे ही चाय पकौड़े खाने के लिए है, बरसात हो रही है, माहौल है, योगी जी के बारे में सोचना है, ये बाबा जा नहीं रहा, क्या करें? यही एजेंडा होगा उस मीटिंग का। तो कुल मिला के, अच्छा, इसको बहुत अच्छी तरह से बाहर पब्लिसाइज किया जा रहा है। पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें लाके उप मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग ली। जो उसको कैबिनेट मीटिंग कह रहे हैं, उनको भी ये पता है कि ये असंवैधानिक है। तो कुल मिला के एक प्रेशर टैक्टिस है, उसको अपमानित करने का प्रयास है। इस स्क्रिप्ट को थोड़ा डिकोड करना जरूरी है। 14 तारीख थी जब लखनऊ में कार्य समिति की बैठक चल रही थी, नड्डा और केशव मौर्य की मुलाकात हुई, बात हुई। उस बैठक में संगठन बढ़ा कि सरकार, बड़े बड़े भाषणबाजी हुई। 15 तारीख का गैप हुआ, 16 को आ जाते हैं केशव मौर्य दिल्ली, और दिल्ली आते हैं तो टॉप 2 से मिलने आते हैं, मोदी और शाह से। लेकिन नड्डा से मुलाकात के बाद उनको रात में जाना पड़ता है वापस लखनऊ, मोदी और शाह से मुलाकात नहीं होती। लेकिन अगले ही दिन, ये देखिए सारे किरदारों को, अगले ही दिन भूपेंद्र चौधरी करीब करीब बताया जा रहा है कि 1 घंटे के आसपास चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, और फिर वो जाते हैं। अब जब भाजपा वहां पर, देखिए क्या कुछ हिडन, इसलिए सारा संकेत मिलता है
कि वो योगी से केशव से नहीं मिले। 1 घंटा बात किए भूपेंद्र चौधरी से, और कल बंद कमरे में जब बातचीत हुई है, तो वहां पर भूपेंद्र चौधरी ने केशव और ब्रजेश पाठक दोनों को बुलाया और कमरा बंद किया, दोनों के साथ बंद कमरा किया। इसके बीच में एक और घटनाक्रम को बहुत जरूरी है ध्यान में रखना, फिर उसको जोड़िएगा भाऊ। 14 को कार्य समिति की बैठक थी, 15 तारीख को, यानी दिल्ली 16 को गए, उसके पहले 15 तारीख को योगी आदित्यनाथ के जो है जो डायरेक्ट जो विभाग उनके पास है, कार्मिक विभाग के एसीएस को एक चिट्ठी लिख करके उसके बाद दिल्ली जाते हैं केशव। वो चिट्ठी अभी 2 दिन पहले परसों सामने आई है, हिडन थी तब तक। एक चिट्ठी लिख करके जाते हैं एसीएस कार्मिक को, और उस चिट्ठी में लिखते हैं कि 2017 से, यानी जब से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तब से अब तक संविदा पर जितने नौकरियां दी गई हैं, उसमें आरक्षण व्यवस्था का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। ये चिट्ठी इतना बड़ा संकट खड़ा कर सकती है उत्तर प्रदेश में। 2017 से मांगा, और एसीएस कार्मिक सीधा मुख्यमंत्री के पास है, एसीएस कार्मिक को चिट्ठी लिखी। अब ये योगी आदित्यनाथ को भी ऐसा बुरा फंसाया है कि उस चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे हैं एसीएस कार्मिक। मुख्यमंत्री के पास भी जानकारी, कोई जवाब नहीं दे रहा है। यहां तक कि जब चिट्ठी लीक हुई, चिट्ठी लीक कौन करवाया? सीधी सी बात है, जिसने लिखा उसने लीक करवाया होगा। पत्रकारों ने कल पूछ लिया कि ये चिट्ठी वायरल हो रही है, तो मना नहीं किया केशव मौर्य ने। उन्होंने कहा भारत माता की जय। मैं आगे और आप बात करता हूँ। हाँ ये जरूरी नहीं कि उप मुख्यमंत्री ने लिखी हुई चिट्ठी का जवाब ही दे अधिकारी। हाँ, यदि उसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री के पास है, हम्म, तो ये कोई आरटीआई में डाली हुई चिट्ठी नहीं है। हम्म, वो ये कह सकते हैं कि मेरे को चिट्ठी ही नहीं मिली, हम्म, यदि रिसीविंग नहीं हुआ तो। हम्म, और चिट्ठी मिलने के बाद वो ये भी कह सकते हैं कि आगे ये जब जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजती है, जानकारी इकट्ठा होने के बाद आपको दे दिया जाए। अब सवाल ये है कि कोई विधायक यदि मौर्य के डिपार्टमेंट में बोलना शुरू कर दे, जानकारियां मांगना शुरू कर दे, तो इससे होगा क्या? भाजपा की छिछालेदर हो रही है। हाँ, सबसे आज मौर्य कहते हैं कि सबसे बड़ा कौन संगठन। क्या उप मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी लीक होने के बाद भारत माता की जय बोलना चाहिए? क्या उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री को संकट में लाने का प्रयास नहीं कर रहे? क्या यह डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हो सकती? क्या 2017 से डाटा मांग के आप योगी आदित्यनाथ के एक दूसरे चेहरे का पहलू लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं? तो क्या आपने ये बात केंद्रीय गृह मंत्री को लिखी है कि आपके यहां संविदा में कितने लोग आए हैं अभी तक, और उसमें रिजर्वेशन का पालन हुआ कि नहीं हुआ? क्या मौर्य ये बात, इतनी औकात है उनकी कि वो अमित शाह को पूछे, पत्र लिखिए? ये पत्र भी दिल्ली ड्राफ्ट हुआ है। कुल मिलाकर योगी को दलित और पिछड़ों विरोधी बताने का एक प्रयास है। और ये प्रयास हो रहा है कि प्रदेश में सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे ब्राह्मण सब नाराज है इस मुख्यमंत्री से। इसको बदलना जरूरी है। और ये तमाम जो जाति, आज मुझे बताइए 2017 से 24 कितने साल हो गए? करीब करीब 7 साल हो गए। 7 साल, हाँ 7 साल ऊपर हो गया। 7 साल मौर्य साहब क्या भंग खा के बैठे हुए थे क्या? मौर्य साहब ने नई सरकार बनती सी चिट्ठी क्यों नहीं लिखी कि पिछले टेन्योर में हमने क्या किया, जरा बताइए। पिछले 5 साल का जरा लेखा जोखा बताइए। टाइमिंग देखिए आप, जो पूरी क्रोनोलॉजी आपने बताई, कौन किसको मिलता है, कौन किसको मिलता है। भाई प्रधानमंत्री जी को, भाई पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट है नड्डा जी,
वो मिले अध्यक्ष जी से, चौधरी जी से। प्रधानमंत्री किस लिए मिल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को संगठन से क्या लेना देना? वैसा देखा जाए तो यदि हम सरकार और संगठन को अलग अलग करें तो क्या लेना देना भाई? नड्डा एकनाथ शिंदे को तो बुला के 1 घंटा बात नहीं करता ना। हाँ। एकनाथ शिंदे का सिपरू में वो खुद है, और केंद्र में वो मुख्यमंत्री है, तो वो प्रधानमंत्री से बात करेगा, गृह मंत्री से बात करेगा। कर्सी विजिट हो सकती है जेपी नड्डा से, या हम आपके पार्टनर है और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसलिए मुख्य लेके आए। हाँ। लेकिन कोई चर्चा करने है तो 1-1 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के योगी हटाओ अभियान में ये, और लेकिन इन लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है आशीष, मुझे बड़ा बड़ा ताज्जुब लगता है कि भाजपा समाप्ति की ओर है। ये जो छिछा लेदर हो रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता है, वो क्या फेस करता होगा जनता को, जब ये कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं। किसी दलित की उत्पीड़न पे यदि मौर्य लिख देता मुख्यमंत्री को, वो चिट्ठी का मैं मायना रखते हैं। मैं पिछड़े समाज से आता हूं साहब, मेरे पिछड़े समाज की लड़की के साथ व्यभिचार हुआ, उसका खून हुआ। देखिए, आप इसमें कुछ करिए। अनु अनुप्रिया पत्र लिखती है, 2-2 पत्र लिखती है। अनुप्रिया पटेल को अब इस टेन्योर में समझ में आ गया 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद कि वो उत्तर प्रदेश की है। उनको पहली बार ज्ञात हुआ कि उनका प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और उनका बात पहली बार ज्ञात हुआ कि हमें जरा मुख्यमंत्री को भी पूछना चाहिए। ये सारी चिट्ठियां दिल्ली में लिखी जा रही हैं, ये सारी चीजें, इसका डायरेक्टर दिल्ली में है और ये एक्टर लखनऊ में काम कर रहे हैं। उसके लिए भी कुछ तथ्य हैं। एकाएक इतने लंबे समय से 14 से दिल्ली में और 17 से यूपी में राज कर रहे हैं। एकाएक संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल, इन तीनों ने संकेत देना शुरू कर दिया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, कि पिछड़ों के नेता केशव मौर्य हैं यूपी में, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता। यहां तक कि योगी के बुलावे पर जो नेता उनके साथ मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, वो केशव मौर्य के घर जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, घर जा रहे हैं मुलाकात करने, पहली बात। दूसरी बात, जब से खुल करके ये 13-14 तारीख से, उसके पहले तो पर्दे के पीछे तो बड़ा लंबा चल रहा है, खुल करके जब से लड़ाई सामने आ गई, तब से 2 बातें आई भाजपा की तरफ से कि उपचुनाव में सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़िए, सब लोग मिलजुल करके रणनीति बनाइए। लेकिन भाजपा में दिल्ली में बैठे नड्डा से लेकर के, मतलब किसी भी टॉप लीडरशिप की तरफ से कहीं से भी ये नहीं कहा गया कि अपनी जुबान बंद रखिए। केशव मौर्य को जुबान बंद रखने के लिए, अपने ये जो जिस तरीके से बगावती तेवर है, इसको कंट्रोल करने के लिए किसी ने निर्देश नहीं दिया। इसका मतलब वो लोग उन्हीं के इशारे पर हो रहा है, वो लोग देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलती, हाँ। मैं आपको यही कह रहा था कि ये स्क्रिप्ट ही वहां से लिखी जा रही है। जब आप एक्टर को डायलॉग देगो तो आप ऐसा क्यों कह सकते हो कि कौन कहेगा उसको कि आपने डायलॉग क्यों मारा? वो बोलेगा सर आप ही के स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। मैं एक किरदार निभा रहा हूं योगी को निपटाओ अभियान का, और जैसा आपने कहा वैसा मैंने कहा। आप मुझे माफी मांगने के लिए कह दीजिए, मैं तो कह दूंगा माफी मांग लूंगा, क्योंकि पहले भी आपके कहने से कहा है, अभी भी आपके कहने से कहूंगा, तो मेरा क्या है इसमें? भाई जब अमिताभ बच्चन किसी को मारता है या किसी को विलन को मारता है, प्राण को मारता है अमिताभ बच्चन, या अजीत को मारता है, या किसी भी रंजीत को मारता है, तो उसके बाद दोनों दोस्त एक गाड़ी में चले जाते हैं शूटिंग के बाद। अब कल कोई कहे कि यार तुम उसकी गाड़ी में साथ में आए, साथ में खाना खाया तुमने, अब उस तुमको मार रहे हो, और डायरेक्टर साहब आप ही ने कहा कि ठूसा इधर से लगेगा। तो ये सब स्टेज एक्टर्स है,
ये वो कठपुतलियां है जिनके धागे दिल्ली से हिल रहे हैं। और दिल्ली के लिए ना केशव प्रसाद मौर्य से कोई लेना देना नहीं, ना ब्रजेश पाठक से है, ना चौधरी से है। हाँ, उनको किसी से कोई लेना देना, उनको योगी आदित्यनाथ की जगह अपना रबर स्टैम्प चाहिए। और ये जितने भी है, ये मंद बुद्धि है लोग, इनको ये मालूम नहीं कि योगी जी जाएंगे तो तुम्हारा नंबर नहीं लगने वाला है। वहां ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा कि आशीष जी, आपने पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश में निकाली है, आप भी फोन करके किसी को पूछोगे कि यार ये कहाँ का है एमएलए। पहले तो सुना नहीं था, तो पता पड़ा कि पहली बार जीता है सर। अच्छा, पहली बार ही जीता है, मुख्यमंत्री बन गया। हाँ, उस पर जयकारे भी लगेंगे कि देखिए यहाँ पर हाँ, कार्यकर्ताओं को पहली बार जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है, यही तो बना भाजपा जाता है, है। यही तो हाँ, खूबी है। और फिर इनको समझ में आ जाएगा कि अभी तो आप कम से कम थोड़ा बहुत तो काम कर रहे हैं, कार्मिक को पत्र तो लिख पा रहे हैं। जब वो रबर स्टैंप वाला मुख्यमंत्री बैठेगा योगी जी की जगह पे, तो फिर गुजरात के अंडर का कोई अधिकारी ओएसडी बन के आएगा, या कोई गुजरात से खास आदमी आके किसी अधिकारी के यहाँ टेबल लगा के बैठेगा, महाराष्ट्र में जो मालविया बैठता है वैसा। और फिर वो प्रदेश चलाएंगे और इनको जाके उसके चरण छूने पड़ेंगे। ये तब कार्मिक को पत्र नहीं लिख पाएंगे। ये ये एक चर्चा ये इस पे वैसा ही है, ये वैसा ही है कि आपसी झगड़ों के निपटाने के लिए आपने अब्दाली को भारत बुलाया। हाँ। अब्दाली आया, भारत को लूटा, चला गया, और जाते समय मराठों के हाथ में दिल्ली लेके गया। जो दिल्ली में बादशाह बनने के सपने देख के अब्दाली को बुलाया था, अब्दाली ने बोला घर बैठो, तुम्हारी औकात नहीं है दिल्ली भाई हिंदुस्तान संभालने की, और मराठे ही कर सकते। लेकिन एक एक पहलू पर और चर्चा जरूरी है। ये पूरा का पूरा जितना क्रोनोलॉजी था, पूरा टाइमलाइन हमने बताने की कोशिश की। एक दूसरा पहलू योगी जी के पहलू से भी, जरा उधर से भी देखें। योगी आदित्यनाथ महाराज जी कुछ अधिकारियों के इर्द गिर्द ऐसा घिरे हैं कि मुझे लगता है कि उनके लिए वही संकट बन गए हैं। अब ठीक है, स्क्रिप्ट दिल्ली से लिखी जा रही, लेकिन आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ जब से ये खासकर जब से ये तेवर बगावती तेवर वो हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रांग हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ ने एक अभियान शुरू किया है। एक वो जा रहे हैं मंडल स्तर पर, और मंडल स्तर पर जाकर के वहां मीटिंग कर रहे हैं सभी जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, सबसे। हर जगह की खबर तो आई जाती है, हर जगह की जो खबर है वो योगी आदित्यनाथ को कमजोर कर रही है, और वो कमजोरी के पीछे जिसे योगी आदित्यनाथ ताकत अपनी मान रहे थे, वही कमजोरी के पीछे की वजह बन रहे हैं। अब उनके कल के कार्यक्रम में था, कल काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, लेकिन उससे पहले बनारस गए थे, वो आजमगढ़ गए। कल आजमगढ़ बनारस ये दो जगहों के दौरे पे थे। आजमगढ़ पहुंचे तो आजमगढ़ मंडल के सभी विधायकों को, एमएलसी को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सबको उन्होंने बुलाया, और सभी जितने वहां के कमिश्नर, डीएम, एसपी, अलग अलग जिले जो मंडल में हैं, उन सबको भी बुलाया, सबको बुलाया। बैठक की शुरुआत हुई कि जी किसी को कोई दिक्कत, शुरुआत ही में सिर मुड़ाते ओले पड़े वाला हाल हुआ। राम सूरत राजभर एमएलसी हैं, वो तुरंत खड़े हो गए सामने ही बैठक में, और कहे कि दिक्कत क्या बताएं, दफ्तरों में करप्शन योगी के मुंह पे हो गया, ये करप्शन पीक पे है दफ्तरों में। अधिकारी जो उनका सरकारी नंबर है वो फोन नहीं उठाते। फिर योगी आदित्यनाथ की वही गलती जो 7 साल से कर रहे हैं कि वो जनप्रतिनिधियों से कहते हैं सबूत लाओ, अधिकारी जो कहता है वही अंतिम सत्य होता है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत वबूत हो तो रखिए, एमएलसी से कहे। तो कैसे संगठन का आदमी, सब जाएंगे ही केसों के घर, तो सबूत रखिए। तो आगे और एक लाइन उन्होंने कह दिया कि सबूत क्या रखे महाराज जी, किस अधिकारी के बारे में। अब तो जो बाबू है ना दफ्तर में, वो अधिकारी से होते होते
वो नीचे गया, छनते-छनते वो लक्षण पहुँचे। अब बाबू भी नहीं फ़ोन उठाता है। किसका क्या सबूत रखे बताओ? बाबू जो है ना दफ्तर का, वो बाबू तो फ़ोन उठा नहीं रहा है। तो ये जो स्थितियाँ जो अगल-बगल गणेश परिक्रमा करने वाले अफ़सर हैं, वो लगातार कहते हैं कि महाराज जी चिंता बिल्कुल न करिएगा, चिंता जिन करिहा। गोरखपुर के एकदम उसमें, महाराज जी अगले प्रधानमंत्री आप ही हैं। दरअसल योगी को मोदी बनाने के चक्कर में मोदी की प्रक्रिया से गुजारे बगैर वो अफ़सर मोदी बना रहे हैं। योगी को प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी बनना होगा ना। तो एग्जैक्टली, वो बहुत सही बात पकड़ी आपने। हाँ, बहुत सही बात पकड़ी। इशू ये है आशीष भाई, जो योगी जी आज कर रहे हैं वो उनको 2018 से करना चाहिए था। हाँ। तो क्या होता, तब अधिकारी भी डर के रहते। हुँ, अधिकारियों को ये मालूम है कि जो 4 खंदा देने वाले लोग बैठे हैं दिल्ली लखनऊ में, हुँ, वही उन्हीं को खुश रखो, हमारी पोजीशन बरकरार रहेगी। हाँ, हाँ, योगी ने ये बोलना ही नहीं चाहिए था। देखो, एक एक इंटेलिजेंट आदमी होता है, वो हुँ, यही कहेगा कि मुझे जरा अधिकारियों के नाम बताइए। हुँ, एक अधिकारी का नाम उन्होंने बताया, बोले साहब ये अधिकारी, बोले इनको सस्पेंड करो और इंक्वायरी ऑर्डर करो। चल अगली बात, हुँ, हुँ, 3-4 अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। अगले मंडल के दौरे में जाने के पहले यही अधिकारी विधायकों के घर पहुंच जाएंगे। हाँ, भाई साहब आपका फोन आया था, 2 दिन से मैं उठा नहीं पाया, मुझे माफ कीजिएगा, मैं खुद ही मिलने आया हूं। हुँ, ये टेरर पैदा करना चाहिए आपको। उसके बाद क्या होता है देखिए, एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। ये राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे हुँ, और उनके एक रैली का फुटेज हमने देखा। हुँ, तो राजनाथ सिंह का चांदी का मुकुट उकुट दिया गया, वो यूपी में बड़ी प्रथा है मुकुट। हुँ, तो उन्होंने कहा कि ये चांदी के जितने भी मुकुट है, ये मैं लेके नहीं जाऊंगा, यहीं रखिएगा, और इस गांव की सबसे गरीब की बेटी जब बाहेगी हुँ, तो इस मुकुट को पिघला के उसकी पाजेब बना दीजिएगा, हुँ, यही मेरी तरफ से तोहफा होगा। लोग बड़े इमोशनल हो गए। इतने में कोई उठ के खड़े हो गए कि वो बिजली नहीं आती और ये इंजीनियर ऐसा सुनता नहीं, ये नहीं है। उन्होंने कहा कौन है इंजीनियर, कौन है हुँ, इंजीनियर, स्टेज पे आए। हुँ, वो इंजीनियर स्टेज पे आया, बोला मैं सस्पेंड करता हूं तुमको। हुँ, लोगों ने खूब तालियां बजाई। वो बेचारा नीचे मुंडी करके चला गया। बाद में हमने पूछा हुँ, ये स्टेज पे सस्पेंशन क्या होता है। हुँ, उन्हें कहा कि लोगों का गुस्सा कम होता है, लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। मैंने उसका क्या हुआ सस्पेंशन का, बोला कुछ नहीं, वो 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड रहता है, फिर उसके बाद वो ज्वाइन करता है। उसको हम पूछते हैं कि तुझे कौन सी पोस्टिंग चाहिए तू बता, हुँ, वहां चले जा। ये गांव वाले तेरे से नाराज है। वो अपना ट्रांसफर में चला जाता है, गांव वाले इस मामले में मुगालते रहते हैं कि साहब ने उसको नौकरी खा गई। लोगों को हुँ, सस्पेंशन और टर्मिनेशन में समझ में नहीं आता। हाँ, अधिकारी खुश, गांव वाले खुश, मंत्री खुश, बिजली का प्रॉब्लम बरकरार। हुँ, 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 तो ये कुछ गिमिक्स होते हैं जो एक नेता को चाहिए। लेकिन अब क्या है, ये 10 साल मतलब अभी 5 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन ये बाबा अभी भी गोरखनाथ के गोरखपुर पीठेश्वर से उतरने को तैयार हुँ, नहीं। ये उत्तर प्रदेश सरकार को उसी हिसाब से चलते हैं। कल तो कोई अधिकारी भी कहेगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तुम क्या गलत काम करते हो, बोलेगा साहब प्रूफ लाइए। हुँ। नहीं, कई कई मैं आपको बताऊँ, कई जब शुरुआत जब से तो बने मुख्यमंत्री ये वीडियो हुआ है। कॉन्फ्रेंसिंग। तो हाँ, मुझे बताओ कौन सा, अब ये कल कहेंगे कोई कि भाई आपने तो हमारे चुनाव में काम नहीं करा, पार्टी को हरवा दिया आपने, तो प्रूफ हुँ, लाइए साहब। हुँ, हम तो लगातार घूम रहे थे। हुँ, आप प्रूफ लाइए ना, हमने कहा गद्दारी की पार्टी से। हुँ, क्या जवाब है आपके पास? आपको जिनके भरोसे आप मुख्यमंत्री है, देखिए ये जो 400 विधायक है यही मुख्यमंत्री बनाते हैं। हुँ, उनसे संवाद होना चाहिए, काम हो ना हो, काम मैं कर रहा हूं ऐसा महसूस उनको होना चाहिए। वो सक्सेसफुल नेता है।
ये राजनैतिक रूप से विचारधारा कितनी भी अलग हो, इस चर्चा में तो इतना ही, लेकिन ये सबक लेना चाहिए। मुलायम सिंह जैसे नेता, मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो भाजपा के नेता समाजवादियों से ज्यादा खुश होते थे, और समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे कि हम जाते हैं नेताजी के पास, और उसी समय अगर भाजपा का कोई विधायक आ गया तो कहते हैं तुम रुको, तो पहले उसको भेजो। और भाजपा वाले काम पहले सुनते थे और कहते थे पहले इनका कर दो, पहले इनका कर दो, फिर ये तो अपने इनका बाद में कर भाई देंगे, पहले ये इनका करो। ये सारे सीनियर नेताओं का, लोग जब दिग्विजय मुख्यमंत्री होते थे तो लोग कहते थे कि सुंदरलाल पटवा हम्म, जो विपक्ष के बड़े नेता है, वो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो कैबिनेट में, हम्म, उनका काम कभी नहीं रुकता। हम्म, या अजीत जोगी, रमन सिंह के हाँ, बारे में लोग कहते थे कि रमन सिंह के घर वाले भी कोई काम बताए तो रमन सिंह डांट दे उनको, नहीं नहीं ये हम्म, काम नहीं हो सकता, हम्म, लेकिन वही काम अजीत जोगी बोले तो तुरंत हो जाए। हम्म, तो अजीत जोगी को भी रमन सिंह के कैबिनेट में एक मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, बिना खाते का मंत्री लोग कहते थे। हम्म, तो ये खासियत है, आप अपने कुनबे को कैसा लेके चलते हो। आप याद कीजिए प्रमोद महाजन का समय और अटल जी का समय, हम्म। मतलब चलते हाउस में कुछ ज्यादा हो गया तो प्रमोद महाजन उठ के आते थे और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं से बात करना शुरू कर देते थे। हाँ, हाँ, हाउस में लोगों ने देखा हाउस है। के अंदर ही बात होता था और वो वहां पे शांतता करने का प्रयास करते थे। तो ये तमाम खैर, चीजें हैं, ये इसको फ्लोर मैनेजमेंट कहो या अपना खुद का मैनेजमेंट कहो, वो आपको एक ह्यूमन एंगल चाहिए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं है। नहीं उनमें तो योगी उनकी कतई। कॉपी है, उनमें भी हाँ। कॉपी नहीं है। वो भी अपने तमाम सांसदों को अपने गुलाम समझते हैं। हम्म, कभी हंस के बात की होगी, कुछ नहीं, वो अपने चेयर पे बैठ के क्लास लेते हैं, क्लासरूम में जैसे टीचर क्लास लेते हैं वैसे। हम्म, अरे भाई आप भी सांसद हो, वो भी सांसद है, हम्म, यू आर ऑल इक्वल। संसद में आप सब इक्वल हो, आपको कोई चार पक नहीं लगे हैं। आपसे तो बड़े सांसद शिवराज सिंह चौहान है, 8 लाख से जीत के आए। हम्म, हमारा इंदौर वाला जो है वो जीत के आया इनसे ज्यादा। ये छोड़िए, वो अपने शर्मा जी अमेठी वाले, हम्म। वो जीत इनसे के आ ज्यादा। गए प्रधान, इनसे ज्यादा वोट से जीत के आए, तो क्या कहेंगे आप। हम्म, आप एकमात्र सांसद है क्योंकि सबने मिलकर आपको नेता चुना है, तो आप प्रधान, तो आप भगवान नहीं हो गए। और सारी चीजें खैर, मेरे हाथ में, मतलब आज मैं चाहता हूं कि एक आप थोड़ा सा समय निकाल के आशीष जी, जो हम्म, पूना में मोहन भागवत जी ने अभी अभी कहा, हाल ही हम्म, कल जो कहा, वो जबरदस्त था। हम्म, मुझे लगता है इसके बाद तो शर्मसार होना चाहिए किसी को भी। लेकिन फिर जैसा आपका कहना है कि निर्लज्जता का और बेशरमपना का ये अमृतकाल है। हम्म। उन्होंने कहा सभी चीजों पे नियंत्रण रखने की इच्छा रखने वाला आदमी राक्षस है। राक्षस इस शब्द का यूज किया। मेरे अधीन सभी चीजों पे मैं ही कंट्रोल करूंगा, ये राक्षसी वृत्ति है। और यही हो रहा है। पहले मोदी जी करते थे, आजकल अमित शाह करते हैं। इन कुल मिला के जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में या बाकी राज्यों में भी, इससे एक दुर्गति बीजेपी की हो रही है। और आशीष, एक लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला मेरे जैसा इंसान, मुझे बीजेपी भी चाहिए, मुझे समाजवादी पार्टी भी चाहिए, मुझे बीएसपी भी चाहिए। ये अंकुश है एक दूसरे पे, ये आपको तानाशाह नहीं बनने देते। निरंकुश व्यक्ति तानाशाह बनता है। तो इस लोकतंत्र को जीवित रखना हो तो विपक्ष जीवित रखना बहुत जरूरी। और अभी विपक्ष में सबसे बड़ा दल बीजेपी, मतलब सत्ता पक्ष में बीजेपी है। कल सत्ता पलट जाती है तो बीजेपी विपक्ष का बड़ा दल होगा। ऐसा ही बीजेपी समाप्त हो गई तो फिर इंडिया गठबंधन भी बिना विपक्ष का आया तो वो तानाशाह का एक दूसरा एक और सिक्का होगा। इसलिए वामपंथी दलों का होना भी जरूरी, क्योंकि वो लोग भी एक अंकुश के रूप में काम करते हैं।
सभी विचारधारा के लोग जो है, क्षेत्रीय दलों को भी मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि उनके अपने एस्पिरेशन है, उनकी अपनी डिमांड है। जैसा आज बजट में सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार हुआ, वैसा तो नहीं होता ना। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो उनका बजट सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश नहीं होगा, बंगाल भी होगा, यूपी भी होगा, महाराष्ट्र भी होगा, हाँ, सभी दल होंगे। फिर इस पे जो आपने कहा संघ प्रमुख मोहन भागवत, इस पर भी चर्चा जरूरी है, इस विषय को अलग से लेंगे। लेकिन एक चीज, जब संघ प्रमुख की आपने चर्चा की तो मुझे दिमाग में व्यक्तिगत विचार, मेरे निजी विचार हैं जो आए मेरे जहन में, उसी को बता के इस चर्चा खत्म करेंगे। कि संघ प्रमुख ने ये कह करके खुद पर भी उंगली उठा ली है, संघ पर उंगली उठाई है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि बच्चों के बिगड़ने में उनका नरिशमेंट, उनका पालन पोषण कैसे हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज तक हमने जब से सुना संघ और भाजपा के संबंधों को, संघ और भाजपा को जाना, तो हमेशा यही सुना कि मातृ संस्था है। यानी इस मातृ संस्था ने इस मोदी शाह इनका पालन पोषण ढंग से नहीं किया था, तो आज ऐसे ही तैयार है। अब समस्या ये है कि जो बिगड़ गए वो बिगड़ गए, जिनको आप फिर से तैयार कर रहे हो उनको रिप्लेस करने के लिए, वो भी बिगड़ रहा है। तो कम से कम उसका पालन पोषण दुरुस्त कर दीजिए। मोदी के बाद फिर योगी के रूप में मोदी मत तैयार होने दीजिए। यदि कोई बेटा ये कहता है कि मुझे बाप की जरूरत नहीं, तो कहीं ना कहीं पालन करता ही गड़बड़ कर गया। जी, गड़बड़ है, गड़बड़ है। और यही संदेश, बच्चे को संस्कार ठीक से नहीं दिए गए। हाँ, संस्कार नहीं दिए गए। अब कम से कम योगी जी को तो दे संस्कार, जो कि सब कुछ नियंत्रण करने वाला राक्षस होता है। यह बात योगी के कानों में नहीं जानी चाहिए, योगी के जेहन में, दिल में उतरनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, एक बच्चा उदंड पैदा हो गया, उसके ऊपर आपने निग्लेक्ट किया। अब उस उदंड बच्चे को रोकने के लिए आपने दूसरा उदंड पैदा किया। हाँ। तो जब दो सांड लड़ेंगे तो बागड़ का नुकसान तो होगा। खैर, अब इसी में नुकसान, सब ये सब कवायद जो लड़ाई चल रही है, इसमें कुल मिलाकर के नुकसान इस देश का, उत्तर प्रदेश का हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, पिछले 1 महीने में 4 जून को नतीजे आए। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले 60,000 सिपाहियों की भर्ती थी, लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर, बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर सोए थे। पेपर लीक हुआ, एग्जाम रद्द हो गया। 4 जून के बाद उसकी दोबारा परीक्षा करवाने पर विचार होना चाहिए। लेकिन किसे फुर्सत है एक दूसरे को निपटाने से, कि अब सियासी भर्ती जरूरी है कि सिपाही भर्ती जरूरी है। तो अभी सियासी भर्ती पर फोकस है। आरओ की परीक्षा रद्द हुई थी पेपर लीक के बाद, उसकी पुनः परीक्षा पर किसी का ध्यान नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश के मुद्दे गुम हो गए हैं आपसी झगड़ों में। और ये झगड़े उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता, आबादी देख रही है। ये महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। अभी भी अगर राजनीति करना है तो राजनीतिक व्यक्ति बन करके सोचेंगे तो हो सकता है आप लोग युद्ध विराम करके पहले कुछ काम कर लें और फिर आगे संग्राम करें। पहले युद्ध विराम, थोड़ा सा काम और फिर आगे संग्राम। उससे हम नहीं करें कि आप संग्राम न करो, थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी मजा आता है। आशीष भाई, आपके उत्तर प्रदेश में संग्राम को ही काम मानने लगे हैं लोग। संग्राम ही काम हो गया है। बाहू की इसी टिप्पणी के साथ आज का मुद्दा हम लोग खत्म करते हैं। इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, प्यार स्नेह बनाए रखिए। नमस्कार।